ठीक हो गया। ले मेरे बच्चों को पता चल गया पर्सन किसको कहते हैं। पर्सन का हमें वैसे पता चल गया, आगे पर्सन में से मजीद पर्सन थे जिनको भी हमने डिस्कस कर रहे थे, उनकी जो डेफिनेशन थी। वैसे हमें पता चल गया पर्सन कहते किसको है, उसकी मेन डेफिनेशन। इनकम का भी पता चल गया हमें, टोटल इनकम का भी हमें किसी हद तक पता है। ऐसे ना मेरे बच्चे। इसी तरह हमें रेजिडेंट का भी पता है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इनकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी ये भी हमें थोड़ा सा पता है। कितने हेड्स हैं इनका भी हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। डिडक्शंस किसको कहते हैं हमें पता है, ये किसी रेलिवेंट हेड में से लेस हो रही होती है। डिडक्टेबल अलाउंस अगरचे नहीं पढ़े, लेकिन इतना पता है टोटल इनकम में से इनको लेस करते हैं तो तभी एक इनकम निकले जिसका नाम क्या है, टैक्सेबल इनकम। तो मुझे ये टैक्सेबल इनकम ना ये वैसे भी नहीं भूलती, मुझे आज भी 2006 की वो बात याद है, जब हमारे सर क्लास में एंटर हुए और उन्होंने आके क्लास से पूछा टैक्सेबल इनकम बताओ, और पूरी क्लास को ये नहीं पता था कि टैक्सेबल इनकम क्या है। और जब उन्होंने बताया सारे एक दूसरे की तरफ देखा है, उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं सर, है। जबकि सिर्फ इतना अल्फाज था कि टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं तो टैक्सेबल इनकम निकलती है। तो इसलिए मैं बार बार मैं भी उस चीज को क्योंकि आज तक भूला ही नहीं, और वो क्लासरूम भी मेरे दिमाग में है। 2006 का वो क्लासरूम, तकरीबन 18 साल हो गए, और मैं किस जगह पे बैठा हुआ था उसमें वो भी याद है। कि ये टैक्सेबल इनकम का ये लफज, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी हुई पूरी क्लास को, यार हफ्ता हो गया तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और अभी तक तुम लोगों को यही नहीं पता कि टैक्सेबल इनकम क्या है। किसी को नहीं, किसी ने भी नहीं बताया कि वो क्या होती है। तो सर ने खुद ही बताया, हमें फिर शर्मिंदगी हुई। छोटी जी गल दसी लेकिन बस प्राइवेट कंपनी का बच्चों को पता चल गया, पब्लिक का पता चल गया, आधा पता चला अभी। बंदे, अल्लाह के बंदे हो, अभी आधा पता चला था। चलो शुरू करने से पहले ना एक दो सवाल करवा दो मुझे। थोड़ा सा नजर आ रहा होगा ना, थोड़ा सा, ज्यादा चाहे नजर ना आ रहा हो, थोड़ा बहुत तो नजर आ रहा है। लेकिन ये सवाल हमने कल कर लिया था ना, या नहीं किया था? थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो ना यहाँ से, मैं रीड कर दूंगा इसको। वो एड्डा भी की है, मैं रीड करता हूँ अभी, गौर करना। ये हर एक अलग अलग सिचुएशन है, इसलिए परेशान ना होना। कहता है कि ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2008। तो मेरे बच्चों को पता चल गया होगा दो टैक्स ईयर 2008 कब शुरू हुआ होगा। तो ये टैक्स ईयर क्या बना, 2008। ये पास होने वाली, हाँ जी बेटा, इस सबको सबको खिलाओ है। और बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, और जल्दी जल्दी खा लेना, जल्दी जल्दी उठाओ। नहीं नहीं, देखो खुशियां बांटने से बढ़ती है। अब ये जो जो बंदा खा रहा होगा इसकी खुशी में शामिल हो रहा होगा, इसके लिए मजीद दुआएं करेगा। और जिन बेशरमों ने नहीं खिलाई है, पास तो उन्होंने भी हो जाना, लेकिन दुआएं तो कम ही होंगी ना उनके साथ है? ये माशाल्लाह बच्चे, कुछ बच्चे बड़े मेहनती थे, और ऐसी चीजें इंशाल्लाह इनको क्या कहते हैं, इसको मजीद मोटिवेट करते हैं, ये मजीद मेहनत करें, क्योंकि जब बंदा मेहनत करे और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव निकले, यानी कि आप पास भी कर रहे हैं, तो सारी बातें मेरे बच्चे उससे मजीद मोटिवेशन आती है। मैं बाद में खाऊंगा, मैं क्लास के दौरान खा लूंगा। बाकी को भी खिलाएं, टीएच को खिलाएं, सबको फ्रंट ऑफिस में। ले बेटा जरा देखिएगा, तो कोशिश कर सर वैसे भी देख फैले पे हैं। लो बेटा नेक्स्ट देखो। कहता है कि आपने हर बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि क्या है। ये क्वेश्चन आया मेरे बच्चे कब, सितंबर 2011 में, 8 नंबर का, दो दो नंबर का, यानी कि हर एक वो है। देखो कहता है कि मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन 1 नवंबर 2007। He was posted to Pakistan embassy in Canada for 3 years। क्यों? वो देखे ना दिन कितने रुका है यहाँ पे, कितने वहां पे। उसके बावजूद आपने उसको, वैसे तो हम सीधा सीधा कानून बता दें उसको, लेकिन अगर मन करे तो आप बता भी दें ना, ये देखें ये इतना है, लेकिन इसका ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो ये जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो फॉरेन हो चाहे प्रोविंशियल हो, जो पोस्टेड अब्रॉड हो, हमेशा क्या होगा, वो रेजिडेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक से आपको आंसर करने का तरीकाकार भी मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं, वहां पे सोल्यूशन भी है, ताकि आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाए कि अल्फाज क्या रखने हैं हमने। वैसे वही है कानून, है ना, कानून का वही तरीकाकार जो बीला और सीलो में हम यूज करते हैं। पर पहले प्रोविजन दे, उसका सिचुएशन से रिलेट करें और अपना कंक्लूजन दे। कानून ऐसे ही बताता है हर जगह।
तो और क्या, इसमें लॉ है ना, जहां पे कानून हो, उससे दो नंबरी हो रही होगी ना, कानून की खिलाफवर्जी हो रही होगी। या कानून का पूछ रहा होगा, बताएं यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लॉ बताएं कि जो भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो पोस्टेड अब्रॉड हैं वो हमेशा रेजिडेंट ही होंगे। हैं, अब यहाँ पे क्योंकि ये फलाना मिस्टर शाह ये भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, चाहे ये बाहर इसको अब्रॉड पोस्ट कर दिया गया, ये क्या कंसिडर होगा, ये रेजिडेंट ही कंसिडर हो। तो तरीकाकार वही है मेरे बच्चे, सेम। ले बेटा नेक्स्ट देखो, एएस लर्निंग सेंटर मेरे बच्चे, ये किसी उसका अदारे का नाम है, इज ए पार्टनरशिप कंसर्न, उसने खुद बोल दिया। कह रहा है प्रोवाइडिंग आईटी ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस है, ये डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ममालिक में जाके आईटी की कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कहता है कि अप टू 31 जुलाई 2007 द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स वाज सिचुएटेड पार्शली इन पाकिस्तान, होएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2007 को ही। 1 अगस्त कहां पे होगा बोला, यहां पे जाके कहीं, नहीं नहीं, पहले जुलाई, हाँ ठीक हो गया, 1 अगस्त 2007, 1 जुलाई से शुरू हुआ ना, एक महीना गुजरा भी, महीना गुजरते ही मेरे बच्चे जुलाई का महीना गुजरा, तो जुलाई का महीना गुजरते ही 1 अगस्त को ही उन्होंने कहां पे शिफ्ट हो गए, कहते कि किधर गया, however with effect from 1 अगस्त 2007 the entire management and control of the affair of the partnership was shifted to दुबई, सारी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टोटली दुबई में शिफ्ट हो गई। क्यों, एओपी के अंदर कानून क्या था, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली और पार्शली, अगर टैक्स ईयर के अंदर किसी भी टैक्स ईयर, उसमें दिन नहीं है कि कितने टैक्स ईयर में अगर होली या पार्शली पाकिस्तान में अगर मान लो कि वो हुआ हो, शिफ्ट हुआ हो, तो हमने डिस्कस किया था ये क्या है, ये रेजिडेंट ही है, तो ये क्या होगी, चाहे वो 1 महीना ठहरे हैं, 30 दिन ठहरे हैं, 30 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होगा, एक लम्हे के लिए भी क्यों ना आ जाते। वो कहता है कि 1 जुलाई को शिफ्ट हुए हैं, 1 जुलाई को ही, 1 जुलाई 2007 को ही ये जो पार्टनरशिप बिजनेस था ये 2000 से काम कर रहा था, लेकिन 2007, 1 जुलाई 2007 को ये दुबई में शिफ्ट हो गया। भाई 1 जुलाई 2007 को शिफ्ट हुआ होगा ना, यहाँ से गया होगा, उस वक्त दिन में यहीं यहाँ पे भी तो रुका होगा ना कहीं ना, बिल्कुल वो जो हमने पीछे दिन 183 283 जो डेज 183 यार 183 जो डेज काउंट किया करते थे, ऐसे ना मेरे बच्चे, जो जिस दिन वो गए हैं पाकिस्तान से वो दिन हम यहीं पे काउंट करते थे। कहता कि मिस्टर एलटी वाज सेंट टू पाकिस्तान, तो बाहर से पाकिस्तान आ रहा है मेरे बच्चे, ऑन स्पेशल असाइनमेंट बाय द यूके बेस्ड कंपनी ऑन 1 मार्च 2008 को आया पाकिस्तान में। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 2000, 9 सितंबर 2008 को ये बंदा पाकिस्तान से चला गया है। ले बेटा मुझे बताएं, क्या जुलाई 2007 में ये था पाकिस्तान में, अगस्त में था, करते करते दिसंबर 2007 तक था, नहीं, जनवरी में था, फरवरी में था, मार्च में था, बिल्कुल 1 मार्च को ही पाकिस्तान में आ गया, यहाँ पे 1 मार्च 2008 को पाकिस्तान में आ गया। तो 1 मार्च वो पहला दिन भी काउंट होगा ना बीच में, तो मार्च का पूरा महीना यहाँ पे रहा, कितने दिन, 31, अप्रैल भी यहीं पे था, 30, मई भी यहीं पे था, जून भी यहीं पे था, क्या 123 22, तो मुझे बताएं रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। अब वहां पे पहले कानून बताएंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान में 183 डेज और मोर उसका स्टे हो पाकिस्तान का किसी टैक्स ईयर के अंदर तो रेजिडेंट हो। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो मिस्टर एलटी है ये पाकिस्तान में 122 और फिर आगे बताना भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको तारीख भी बताएं और फिर उसके ब्रैकेट के अंदर क्या बताएं उसको, ये दिन भी बताएं, ये वाली तीनों चारों ये चीज भी लिखें, टोटल करें। ये क्योंकि पाकिस्तान में 122 डेज रुका है इसलिए बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है। क्या रखोगे इस बात, कहता है कि एफ ट्रेडिंग एलएलसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होती थी ऐसे ही। देखो बाबू, कहता है कि एफ ट्रेडिंग लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, उसने खुद बोल दिया आगे, इन यूएई द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर आर सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। बनी कहां पे है, इनकॉर्पोरेट यूएई में हुई है लेकिन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उसका पाकिस्तान में पूरा का पूरा। अगर ये पार्शली होता देख लेना,
लेकिन बाहर की है ना। बाहर की है ना। अगर किसी कंपनी का पाकिस्तान में मैनेजमेंट कंट्रोल पार्शली या होली ये था या सिर्फ होली था, ये ध्यान रखना। कंपनी में होली है ना, ये होली है तो है, कंपनी ही तो है। अगर ये मेरे बच्चे पाकिस्तान में पार्शली अगर ये शिफ्ट होती तो फिर नॉन रेजिडेंट होनी। लेकिन अगर ये बनी पाकिस्तान में होती और इसका मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान में पार्शली होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर पार्शली हो होली हो, बनी पाकिस्तान की है तो हमेशा ही क्या होगी ना। यही तो मैंने कहना था आपको, ये पब्लिक कंपनी होगी। है फिलहाल तो वो पब्लिक कंपनी के लिहाज से आप बता रहे हैं ना मुझे। है ऐसे ही ना मेरे से रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट उस यहां पर भी वही है। नहीं आप लोग पहले सही, बाद में हम पब्लिक कंपनी का सोचेंगे, पहले तो यही है ना मेरे बच्चे। जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है वो क्या होंगी, वो रेजिडेंट ही होंगी। ऐसे ही था ना मेरे बच्चे कुछ इस तरह के साथ। वो आप पहले लेकिन इसका उस लिहाज से भी देखना है, पब्लिक वगैरह के लिहाज से, क्योंकि पब्लिक की हमने डेफिनेशन ही पढ़ी, अभी हम देख लेते हैं उसको। अब सही जा रहे हो तो बेटा, इसमें ना जब आप सवाल अगर पढ़ना शुरू कर दें, इसमें कोई दो के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ये वाला वो भी हमने पढ़ा नहीं। एक होगा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, एक होगा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। ये कॉन्सेप्ट भी हमने आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। यहां से जब हम रेजिडेंट का ये टॉपिक पढ़ लेंगे, जब वो दोनों लफ्ज आएंगे, जब टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स को हम देखेंगे जाके, तो फिर मेरे बच्चे ये दो अल्फाज आएंगे उस वक्त, फिर हम इस यहाँ पे आपको लिंक करके बताएंगे। याद करें वो जो बंदा जो रेजिडेंट हुआ करता था उसकी पाकिस्तान इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम वो पाकिस्तान में टैक्सेबल है, लेकिन हमने कुछ लोगों को छूट देनी होती। वो छूट हम दो लोगों को मजीद देते हैं। एक जो भूला चुका बेचारा पाकिस्तान में वापस आ जाए, एक वो बंदा जो बाहर से आया लेकिन बेचारा टेम्परेरी वक्त के लिए आया, 2-3 सालों के लिए। इन लोगों को हम छूट भी देंगे कुछ। वो जाके वो दो कॉन्सेप्ट आगे अब क्योंकि कल आप कह रहे थे कि हम यहाँ से कर लेते हैं, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए रखा है ये सवाल कुछ कि यहाँ पे मेरे बच्चे दो कॉन्सेप्ट हैं वो अभी हमने नहीं पढ़े, जब हम पढ़ेंगे फिर हम इंशाल्लाह इनको करने के काबिल हो जाएंगे। वो दो कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट और रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ये अभी हमने नहीं पढ़ा, तो जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। नहीं मेरे बच्चे याद करें, कल हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि यहाँ पे कंपनी को पब्लिक और प्राइवेट के लिहाज से अगर हम देखें, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है, जो पब्लिक ना हो। लेकिन कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो कंपनी लॉ के अंदर भी, फिर हमें वहां पे पता चल जाएगा प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं जिसमें 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स हो, पब्लिक किसको कहते हैं जो प्राइवेट ना हो। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे प्राइवेट किसको कहते हैं जो पब्लिक ना हो, और वहां पे पब्लिक किसको कहते हैं जो प्राइवेट ना हो। यही बात हुई थी। तो मेरे बच्चे प्राइवेट किसको पब्लिक कंपनी किसको कहेंगे, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स कल हम पढ़ रहे थे जाते जाते। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर एक कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो कंपनी जो मर्जी हो। देखो यहाँ पे ये नहीं लिख रखा ये पाकिस्तानी कंपनी है फॉरेन कंपनी, ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। कोई भी कंपनी हो जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट के 50% या उससे ज्यादा के शेयर्स हो, तो हमारे नजदीक वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी। इसी तरह चाहे वो कोई भी कंपनी हो जिसमें फॉरेन गवर्नमेंट के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स आ रहे हैं, हमारे नजदीक वो पाकिस्तान में क्या है, वो पब्लिक कंपनी। अब वो पाकिस्तान में काम कर रही है, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बाहर के मुल्क की हो चाहे पाकिस्तान की ही हो। पाकिस्तान की एक कंपनी मान लो कि फौजी लिमिटेड, उसमें बाहर की एक गवर्नमेंट है यूएसए, उसके मान लो कि उसके 51% शेयर है, तो एक्चुअली वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। याद रखोगे ना इस बात को। लो बेटा, तो एक तो हमने डिस्कस किया था कोई भी कंपनी, ये नहीं कह रहा कि जो ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हो उसी कंपनी के अंदर पाकिस्तान की जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हो तो वो पब्लिक हो गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। शुरू कहां से किया, उसे कोई भी कंपनी, एक कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे वो कंपनी चाइना की क्यों ना हो। अगर हमारी गवर्नमेंट के उसके अंदर शेयर्स हैं 50% या उससे ज्यादा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये पब्लिक कंपनी है। याद रखोगे इस बार। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट आर फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अब यहां पे हमने कहा था यहां तक तो आसान है, कोई भी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास, समझ आ गई। लेकिन फिर अगली बात उसने कही कि अगर किसी कंपनी के शेयर कोई फॉरेन कंपनी ऑन करती हो 50% या उससे ज्यादा, और उस फॉरेन कंपनी की 100% ऑनरशिप फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, तो वो पब्लिक होगी। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कल, एक फॉरेन कंपनी है मेरे बच्चों, मान लो कि सबसे पहले तो अपनी फौजी लिमिटेड रखो, पर अगे इन्हों का बाइकआउट चल रहा है, तुम हो रहे हो दसी जाओ लोगों को। मैंने थोड़ी बाइकआउट कर रहा हूँ मेरे, आप लोग कर रहे हो, आपकी मर्जी। लेकिन याद रखें कि ये जो
ये जो कंपनियां हैं फौज की, मेरे बच्चे, इन्हीं की वजह से जो बेचारे बड़े सारे गरीब फौजी हैं, उनके घरों के चूल्हे चलते हैं। मैंने सही बोला कि नहीं? मैंने आपकी तरफ हूँ मैं। बाकी आपको पता है कि जिसके चूल्हे जलते हैं, जिसके बंद होते हैं। लो बेटा, और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भी, मैंने भी ध्यान रखना आप। तो साढ़े चूल्हे बंद कर देंगे, अपने चूल्हे तो चलन रहे हैं। ले बेटा, फौजी लिमिटेड एक कंपनी है मेरे बच्चे पाकिस्तान की, उसके 51% शेयर, 51% शेयर मेरे बच्चे अज्यूम कर लो। हमने कल डिस्कस किया था, एक अमेरिका की कंपनी है टेस्ला, ये यूएसए बेस्ड कंपनी है मेरे बच्चे, उसके पास शेयर्स है। अभी फॉरेन कहते हैं ये कंपनी, क्या कहते हैं इसको, ये हमारी कंपनी जो है पब्लिक है पाकिस्तान में, बोलते हैं अभी नहीं। और इस कंपनी के 90% शेयर्स यूएसए गवर्नमेंट के पास। अब नहीं, अगर ये कंपनी 100% ऑन बाय 100% शेयर यूएसए के पास है, गवर्नमेंट के पास, फिर है। यही था ना मेरे बच्चे। यानी कि अगर तो फॉरेन गवर्नमेंट आए, हम सिर्फ 50% वाला रूल देखें, क्या फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली है? अगर फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट, अगर वो डायरेक्टली इस कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर ऑन करती है, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगी? ये कंपनी पब्लिक है। लेकिन अगर फॉरेन गवर्नमेंट ना हो, फॉरेन कंपनी हो, फिर हम उस कंपनी का भी बाप देखेंगे, क्या फॉरेन गवर्नमेंट है और क्या फॉरेन गवर्नमेंट पूरी की पूरी इस कंपनी के मालिक है। तो फिर मेरे बच्चे हम उसको बोलेंगे पब्लिक, अदरवाइज पब्लिक। लेने के एक कंपनी, उसके 99% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के, फॉरेन कंपनी के पास, और फॉरेन कंपनी के 99% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास, ये पब्लिक नहीं है। ये याद रखोगे ना? थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन बहरहाल इसको हमने याद रखने की कोशिश करनी है। और ये सबसे ज्यादा टेक्निकल यही इसके अंदर पॉइंट। बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो, साल के किसी भी हिस्से में लिस्टेड रही, अगला साथ एंड, और आखिरी दिन, आखिरी लम्हे भी लिस्टेड ही हो। देखो, ये साल के किसी भी लम्हे का लफ्ज सर क्यों बोला? क्योंकि ये ना सोचना कि सर अभी कोई महीना 2 महीने हुए हैं सर, ये तो अभी भी लिस्टेड हुई है, इसको पब्लिक तो ना बोलें। क्या सर 2 दिन हुए अभी लिस्टेड हुई है? उन्होंने कहा कि साल के किसी हिस्से में भी लिस्ट हुई हो, चाहे 3 दिन पहले हुई है, लेकिन आखिरी लम्हे भी लिस्टेड ही है, तो वो क्या होगी? पब्लिक। एक कंपनी पूरा साल लिस्टेड रही, आखिरी दिन जाकर उसको डिलिस्ट कर दिया। हमने कहा कि असूल क्या था? एक कंपनी साल के किसी भी हिस्से में लिस्टेड रही हो, है कितने भी दिन चाहे वो लिस्टेड रही हो, और आखिरी दिन भी लिस्टेड ही हो, तो वो मेरे बच्चे पब्लिक है। लेकिन इसने सारा साल लिस्टेड रही, आखिरी लम्हे जाके ये लिस्टेड नहीं रही, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, इसलिए ये पब्लिक नहीं है। लिस्टेड भी रही हो साल में, जाहिर बात है हो यार। आज समझ लो 30 जून है, आज सुबह 1 बजे कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक चेंज, और रात 11 बजे वो दोबारा डीलिस्ट हो गई, ये पब्लिक है? प्राइवेट भी ना बोले इसको, है तो वो प्राइवेट ही, नो डाउट, आप सही बोले, मादरत, प्राइवेट बोल दें इसको, ये टैक्स के लिहाज से ये पब्लिक नहीं है। ऐसे ना मेरे बच्चे, अब एक कंपनी रात को 9 बजे स्टॉक चेंज के ऊपर लिस्ट हुई है और 12 बजे तक लिस्टेड ही रही है, ये पब्लिक है। ऐसे ना मेरे बच्चे, यानी कि साल के किसी हिस्से में भी लिस्टेड होगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी लम्हे लिस्टेड रहना जरूरी है। पूरा साल लिस्ट रही, आखिरी लम्हे नहीं रही, तो वो पब्लिक नहीं है। और जो पब्लिक ना हो, वही बात वो क्या होती है? वो प्राइवेट ही होती है। लो बेटा, कह रहा है कंपनी whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remained listed on the stock exchange and है मेरे बच्चे देखो, एक तो साल के किसी भी हिस्से में वो लिस्ट हुई, उसके बाद और आखिरी लम्हे भी वो लिस्ट रही हो, ये दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। और दोनों पहले कैसे पूरी हो जाती है? चाहे 2 घंटे पहले लिस्ट होगी, साल के हिस्से में होगी ना, और आखिरी लम्हा क्या है? रात को 12 बजे भी वो लिस्टेड ही हो। ये हमने डिस्कस किया था, ये बस लफ्ज याद रखिएगा। यूनिट ट्रस्ट whose यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड एनी अदर ट्रस्ट एज डिफाइंड इन द ट्रस्ट एक्ट। अब मेरे बच्चे, कल मैंने आपको थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में बताया। ट्रस्ट में क्या होता है कि बड़े सारे लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं, हमने वो बात की थी मुदारबा की, मादरत, अल्फाज वापस ले रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ अल्फाज, दोबारा देखो, वो मुदारबा दिमाग में चल रहा था अभी। ट्रस्ट मेरे बच्चे कैसे काम करते हैं, इसका थोड़ा सा तरीका का देख लो। एक मिस्टर ए है, इसने सारी जिंदगी हराम का माल इकट्ठा किया, अब इसका आखिरी वक्त आ गया, मालो दौलत दौलत जायदाद बड़ी है,
लेकिन आखिरी वक्त आप इसको पता कि वो जायदाद सारी पड़ी हुई, इसका करना क्या है। इसने कहा कि मैं ये जितनी मेरी जायदाद है, ये मेरी जितनी जायदाद है, मैं इसके ऊपर एक ट्रस्ट कायम कर देता हूं, एक ट्रस्ट कायम कर देता हूं। ये क्या करेगा, किसी मिस्टर बी को कहेगा मिस्टर बी इस जायदाद को मैनेज कर। वो कहेगा कि सर मैनेज करके जब मैं यहां से कमाऊंगा तो उसका क्या करूं। वो कहता है जो कमाओगे जब तक मैं जिंदा हूं 50% मुझे देते रहो, और बाकी 50% शौकत खानों को देते रहो, बाकी 50% वहां पे देते रहो। कहते सर जब आप ना रहे 100% उसने कहा कि शौकत खानों को दे दिया। अब ये मेरे बच्चे देखो, जायदाद किसकी है, मिस्टर ए की। लेकिन मिस्टर ए ने किस पे, इस जायदाद को मैनेज करने के लिए किस पे भरोसा किया है, मिस्टर बी पे। तो एक्चुअली नाम इसका ट्रस्ट है, ये बनता भी एतमाद से है, जहां पे कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे पे भरोसा करेगा, और वो दूसरा बंदा उसको कहता है कि ठीक है सर आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मैं आपके इस भरोसे को एक्सेप्ट करता हूं, और जिस तरह आप कह रहे हैं मैं उसी तरह करूं। जिन लोगों को मेरे बच्चे इससे बेनिफिट मिलता है उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं, जो इसको मैनेज करता है उसको हम ट्रस्टी कहते हैं, और ये जो सेटअप है मेरे बच्चे इसका नाम होगा ट्रस्ट, और जो जायदाद देता है उसको हम ग्रांटर कहते हैं, जिसने वो जमीन जायदाद जो भी होगी वो ग्रांट की होगी। अक्सर आप देखेंगे वो फलाना ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इसका मतलब क्या हुआ, उस ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई बंदा मालो दौलत कोई पैसा लगा रहा है, लेकिन वो पैसा फिर आगे किसके लिए है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए। इसका मतलब उसने बेनिफिशियरी किसको रखा, हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया, भैया लोग आए अभी 5-10 रुपए दें और अपना इलाज करवा लें, 100 रुपए की पर्ची के ऊपर जितना भी महंगा इलाज हो वो कर दिया करेंगे। इसका मतलब उसके बेनिफिशियरी कौन है, आम लोग। आप स्कूल बना दें, उसके बेनिफिशियरी क्या होंगे, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे होंगे। चाहे एक ट्रस्ट अपने बेनिफिट के लिए क्रिएट कर लें, वो भी आपकी मर्जी है। बस ये याद रखें, एक बंदा मैनेज कर रहा होता है जिसके ऊपर आपने भरोसा किया, वो से जो कमाएगा, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक वो क्या करेगा, अपना जो भी कमीशन कमीशन रख के वो बाकी उस पर लगाता जाए। वो भी एक इसी तरह का मामला था ना, कोई जायदादें शायदादें ली, उनको पहले बेनिफिट दिया, फिर उसको कहा कि सर आप थोड़ी सी जमीन जरा हमें दे दो, है हमने आपके इतने मिलियन दे दिया आपको, 190 मिलियन पाउंड, या तो उसके बदले में सर आप वो जमीन दे दें हमें ताकि हम वहां पे एक यूनिवर्सिटी खोल सकें, उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ाने के लिए बेशर्मो, वो जो 190 मिलियन आया था वही काफी था, है उसी से कुछ कर देते हैं। लेकिन क्या करें भाई, जो जो अल्लाह भला करे, इमरान खान का पिछड़ा बीबी का साथ खास तौर पे बेगम ने सही फंसाया इस बंदे को बेचारे को। ले बेटा, अब मेरे बच्चे अब इसमें अज्यूम कर लें कि इसमें भी तो सर कोई ना कोई अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे आम एक कंपनी हम उसके हिस्से कर दिया करते हैं। सर अगर इसके भी हम हिस्से बनाएं और लोग चाहते हो कि हम अपने अपने लिहाज से इसमें कंट्रीब्यूट करें, आगे वो लोगों का मजीद फलाह बहबूद हो रही हो, मकसद इसका जारी बात है, चाहे अपनी हो चाहे किसी को, फलाह बहबूद ही है। लेकिन आपको दिल कर रहा है सर हम भी इसमें पैसा लगाए इस ट्रस्ट के अंदर, चले हम चाहे वो किसी और को बेनिफिट मिल रहा हो चाहे कोई थोड़ा बहुत हमें मिल रहा हो, लेकिन हम भी लगाना चाह रहे हैं, कैसे लगाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इस ट्रस्ट को भी हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उसी तरह जैसे कंपनी को करते हैं। इसके हर एक हिस्से को शेयर नहीं बोलते, इसको हम यूनिट बोलते हैं। ट्रस्ट के शेयर नहीं होते, इसके क्या होते हैं, यूनिट्स। अगर आपका मन कर रहा है सर एक यूनिट है 10 रुपए का, आपका दिल कर रहा है सर मैं भी इस ट्रस्ट के अंदर 10,000 लगाना चाह रहा हूं, हम कहेंगे ठीक हो गया, अगर 10,000 लगाना चाह रहे हो तो आप क्या कर लो, इसके 1,000 यूनिट खरीद लो। 10 रुपए का एक यूनिट है तो आपके कितने लग जाएंगे, 10,000 आपका भी लग जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं। याद रखोगे इसको, ट्रस्ट के क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। उसी तरह शेयर्स की सेम कंपनी की तरह कॉन्सेप्ट, उस तरह का, लेकिन मकसद इसका मैंने आपको समझा दिया ये काम कैसे कर रहा होता है। थोड़ा सा मेन मकसद तो इसमें जाहिर बात है डिपेंड कर रहा होता है ना, मेन मकसद तो लोगों की फलाह बहबूद कुछ इस तरह का है। हर कोई बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लगा रहा है, कल है वो आप भी लगा रहे हैं, चले यार मैंने भी बहुत माल इकट्ठा कर रखा है, चल मैं भी लगाता हूँ। वो किस लिहाज से लगाएंगे, वो कहते हैं इतने यूनिट्स मैं खरीद लेता हूँ, इसमें जिम्मेदारी भी तो होंगी ना, फिर उसको मैनेज करना आगे खर्चा आता है। सर इतने यूनिट्स आपके पास हैं, ये इतनी पेमेंट्स करनी है, सर आप भी कुछ उसमें फिर करें उस लिहाज से, तो आगे फ्यूचर की कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, उस लिहाज से फिर वो लोग उसमें पैसा लगाते रहते हैं अपना। होता है ना कि एक बंदा ट्रस्ट खोला है उसमें पैसा, देखो लोग फ्री में इलाज करवा के जा रहे हैं कि इदारे इदारे का खर्चा नहीं होता होगा। फिर कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जिसके पास जितने यूनिट्स होंगे, जिसने टका के गुनाह किए होंगे वो टका के भी लगा रहा होगा पैसा, जिसके थोड़े गुनाह होंगे थोड़ा पैसा लगा रहा होगा। ऐसे ही ना, क्योंकि हम तो कोई नेकी का काम तो कर नहीं रहे सर, हमारा कौन सा गुनाह है, हमने गुनाह ही नहीं किया, हम नेकी का काम सर अल्लाह माफ करे क्यों करें। कोई गुनाह करेंगे तो सर फिर हम नेकी का काम करेंगे। पाकिस्तान में तो यही उसूल है ना, सारी जिंदगी गुनाह करो, है? आखिरी हिस्से में सारे फिर अमाल ऐसे ऐसे करो जैसे सर अल्लाह ने मौका तो दे दीजिए, भी बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, एटलीस्ट मौका तो मिल गया। नहीं नहीं, दाढ़ी का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं, ये कहना तो मुनासिब नहीं, लेकिन बहरहाल देखें दाढ़ी रखे कोई ना रखे,
है, रखे तो सुन्नत है, उसका स्वाब है उसको। हाँ लेकिन देखो देखें, अल्लाह माफ करे। देखें, होता पता है कि एक बात कही जाती है कि एक बंदा है, उसने चोरी की, उसने दाढ़ी रखी हुई थी। है? इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह माफ करे कि दाढ़ी वाले लोग चोरी करते हैं, बल्कि चोरों ने दाढ़ी रख ली, वो लहरा मामला है। उसमें दाढ़ी का तो कोई कसूर नहीं, अल्लाह माफ करे। हैं? इसलिए मेरे बच्चे इस चीज को हमने वो रखना होता है, इस चीज को भी पक्का करके वो रखें कि कैसे कैसे लोग हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और जिनकी दाढ़ी नहीं, वो जो नेल डाल रहे हैं वो लहरा है। हैं? जरदारी की दाढ़ी है, नवाज शरीफ की दाढ़ी, शहबाज शरीफ की दाढ़ी है, इमरान खान की नहीं है, तो लोग उसके देखो, उसके वो भी बंदा ही है ना मेरे बच्चे। लोग उलमा को छोड़कर उसके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उलमा की वो हरकतें अल्लाह माफ करे कि शायद वो इमरान खान के पाँव के बराबर भी नहीं। कई ऐसे भी आलम हैं जिनके पाँव के बराबर इमरान खान नहीं। ये तो हर मेरे बच्चे माल है ना हमारे, किसी बंदे के माल क्या है। मुफ्ती, मुफ्ती कभी भी देखा होगा तुमने, वापस आओ। वो भी अपने है तो मुफ्ती ना, उसको भी किसी किसी उसने वो दी है ना उसको सनद, मुफ्ती कहता है अपने आप। ले बेटा वापस आओ। हर तरह के लोग हैं मेरे बच्चे, बस अपना अपना मुहासबा करके रखो। कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं, हर कोई अपने अपने मामला के लिए जिम्मेदार है। मेरे बच्चे बस कोशिश करें, अल्लाह माफ करे, कि अल्लाह ताला से मांगा करें, या अल्लाह हमारे अमाल को बेहतर कर। अगर हम नेकी करते हैं मेरे बच्चे, ये अल्लाह ताला की अता हो। अगर अल्लाह माफ करे हमसे कोई इस तरह की कोई बुराई हो जाए, तो मेरे बच्चे अल्लाह ताला से माफी मांगे कि शायद अल्लाह ताला ने हमें बचने की तौफीक नहीं दी, शायद अल्लाह ताला की कोई नाराजगी ना। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। नहीं बेटा, एक यूनिट ट्रस्ट, अच्छा अभी हमने डिस्कस किया, जब हम ट्रस्ट के हिस्से करते हैं शेयर्स की तरह, जैसे कंपनी के शेयर्स करते हैं, तो ट्रस्ट के उस हिस्से को, एक शेयर को ये कह लो, क्या बोलते हैं, यूनिट ट्रस्ट। हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड एनी अदर ट्रस्ट एज डिफाइंड इन द, यानी कि यूनिट ट्रस्ट वो होता है जिसके यूनिट्स शेयर्स की तरह लोगों को अवेलेबल है। क्या हो भैया, तुम भी यूनिट्स लो और इसमें हिस्सा डालो। बात समझ आ रही? या हो सकता है कोई एक ही बंदा चला रहा हो पूरे का पूरा ट्रस्ट, उसको यूनिट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। लो बेटा, बताते जाओ। वाइडली अवेलेबल, जिस चीज के भी कोई यूनिट्स हो या शेयर्स हो वाइडली अवेलेबल हो पब्लिक को, वो पब्लिक ही होता है। उसे कह दिया ना पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल, वो पब्लिक कंपनी है। या उसने आगे भी कह दिया कि कोई भी आर अदर ट्रस्ट एज डिफाइंड द ट्रस्ट एक्ट 1882, इसके मुताबिक जो भी ट्रस्ट बना हो वो पब्लिक कंपनी ही है। उसने ट्रस्ट को क्या ही पब्लिक कंपनी दी। सादा अल्फाज में पब्लिक कंपनी क्या, जिसके बेनिफिशियरी पब्लिक एट लार्ज। वैसे भी अगर हम देखें कॉन्सेप्चुअली, एक ट्रस्ट है, उसके अगर मेरे बच्चे जो बेनिफिशियरी पब्लिक एट लार्ज है, तो उसने कह दिया पब्लिक कंपनी है। अल्फाज है ना बस। ले बड़ा एक्सरसाइज देखते जाओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। कहता ब्रीफली स्टेट विद रीजन वेदर आर नॉट यू कंसीडर द बिलो मेंशन कंपनी टू बी ए पब्लिक कंपनी फॉर टैक्स पर्पसेस। टैक्स पर्पज उसने ये नहीं कहा कंपनी लॉ के मुताबिक, उसने कहा टैक्स के लिहाज से मुझे बताएं ये पब्लिक है या प्राइवेट है। कहता कि पीपीएल इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017 and is not listed on any stock exchange in Pakistan. 59% of the shares in PPL are held by BBC Limited, a company incorporated in the UK. UK holds 97% of the shares in BBC Limited. पब्लिक है या प्राइवेट है? क्यों बोला? क्यों बोला? ये कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? वो पीपीएल। इसके कितने परसेंट शेयर्स किसके पास हैं? और उसके कितने परसेंट शेयर किसके पास हैं? तो कितने परसेंट यूके के पास होते हैं? तो फिर क्या बन जानी थी? क्या यही कहना चाह रहे हो? खुदा का खौफ करो, पहली लाइन तो आपने पढ़ी नहीं। पहली लाइन क्या थी? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ो, अल्लाह के बंदो। ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, वापस ठीक हो गया, वापस आ गया। मैं बात करना, मेरे दिमाग में रेजिडेंट वाला अभी तक घुसा हुआ है। जो कंपनी भी कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई हो, वो क्या है? वो रेजिडेंट है। वो रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। ले बेटा, आप इस लिहाज से क्या हो, सही हो। ये कंपनी क्या है? देखो इसका आंसर आगे बताया होगा मैंने। ये ना बोले प्राइवेट, बस ये बोलना है कि पब्लिक नहीं है। हाँ वही ना, ये नहीं कहना कि हमने प्राइवेट है या नहीं है, बस ये बोलना है कि पब्लिक नहीं है।
नेक्स्ट देखिएगा, कहता है एक्स वाई जी लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी। अब देखो, अब धोखा देखो आपको कैसे देगा। शुरू के अंदर उसने लिख दिया कि एक्स वाई जी लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी। आप कहेंगे ला, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, है पता नहीं बाकी बच्चों को ये लफ्ज मिलना ही नहीं, मुझे मिल गया है। ठीक है, बाकियों को नहीं पता चलता तो देखेगा किसी को पता नहीं चला पब्लिक कंपनी है ये, है? ये जो बड़ी आसानी से ढूंढ लिया मैंने, है? लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना, किसी कंपनी के नाम के साथ लफ्ज पब्लिक लिख दिया, इसका हरगज मतलब में पब्लिक है। रिक्वायरमेंट्स देखनी है आपने, ये जो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है इसके मुताबिक मेरे बच्चों को पब्लिक होनी चाहिए। अब जरा इसको देख लो, कहता है कि एक्स वाई जी लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी 2017 हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम 1 अगस्त 2021 से अंटिल 29 जून 2022, ऑन विच डेट द कंपनी वाज डीलिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। पब्लिक क्यों नहीं है पब्लिक वाला? क्योंकि आखिरी 29 जून को जाके उन्होंने क्या कर दिया, उसको डिलिस्ट कर दिया। अगर 30 को करते फिर भी नहीं हो, 30 का भी तो वही दिन है ना मेरे बच्चे, अभी साल खत्म तो नहीं हुआ है, 30 जून रात 12 बजे तक हो ना। हाँ, ध्यान रखना है मेरे बच्चे, छोटी छोटी गलतियां हमने यहीं पे कर करके उसको सही कर लेना। बेटा उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ, यार ये पहले पुराने वक्त में हुआ करता था, अब आपको पता है ये केपी के है। ये पहले हुआ करता नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, अब तो इसका नाम क्या बन गया हुआ, खैबर पख्तूनख्वा। अब वो कहा रख दिया यार पहले, आसान होना चाहिए। मेरा ख्याल है अब उसको चेंज करके सिर्फ पख्तूनख्वा कर पा रहे हैं। मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा नहीं होना चाहिए, सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए। पख्तूनख्वा वो जो भी है, ये पिछले उन्होंने, ये जब आईनी तरमीम हो रही थी आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया, तो वहां पे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि ये जो हमारा सूबा है इसका नाम सही तरीके से नहीं रखा गया, इसका नाम अब हम ये इसमें 26वीं तरमीम में चेंज करवाएंगे और पख्तूनख्वा रखवाएंगे। तो खैबर का लफ्ज बीच में से निकलवाएंगे। वो कहते हैं हम रौखा कर रहे हैं, उसको आसान रखें ताकि डायरेक्टली हम हमारी शिनाख्त मिले उसमें। ये शायद आप लोगों को क्या पता, आपके जजीरे में इस तरह की आईनी तरमीम होती को नहीं है। लिमिट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ केपी के hold 50% of the shares in ABC Limited, a public company under the Company Act 2017. ABC Limited is not listed on any stock exchange in Pakistan. क्यों पब्लिक है बोला? ये जेन्युइन पब्लिक है, नाम के साथ लफ्ज पब्लिक उसने लगा भी दिया, लेकिन पब्लिक ये बार बार जो लफ्ज बोल रहा है, इसने कहा कि देख ओए यकीन नहीं करना इसके ऊपर, इसने पीछे भी पब्लिक बोला था और वो पब्लिक नहीं थी, इसने फिर पब्लिक बोल दिया है, अब हम इसको फिर कह देंगे पब्लिक नहीं है, क्योंकि फिर हमें वो कह रहा होगा कि शायद बच्चों को धोखा होगा, है हमने इसके धोखे में है। और भैया गौर करनी है, कानून के मुताबिक देखिएगा इसको, है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि BRR इज ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2017, 41% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। बोलो भैया क्या लग रहा है वैसे यहाँ पे, अभी से काम खराब नहीं हो गया? फिलहाल अभी तक तो काम खराब ही है। 41% शेयर किसके पास है, और फेडरल कितों आ गई, अच्छा फेडरल ही माजर, फेडरल गवर्नमेंट के पास 50% ऑफ द शेयर्स। अब चीजें अब कुछ बदल रहा है सिनेरियो, 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के पास कितने वाला 50% शेयर, और 9% इंडिविजुअल्स लोगों ने खरीद रखे हैं, हम लोगों ने। BRR इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। बताओ क्या करें इसका, क्यों बोला बाहर की गवर्नमेंट के पास। ठीक हो गया मेरे सियाने लोग आप लोग, बड़ा छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं कह रहा हूँ याद करने के लिए, आपको कुछ मिल जाए। ये सारी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी अगर आपको याद, बस जितना पढ़ाया जाए खुदा के लिए इस चैप्टर में से, मैं बार बार कह रहा हूँ उतना ही करना है आप लोगों ने। ये ना हो गए हो देखो सर ने छुड़ाता ही, मैं खुद कर लेता हूँ, वो कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी वो काम का है ही नहीं जो आपको छुड़वाया गया होगा। बेटा प्राइवेट कंपनी, बेटा प्राइवेट कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। यानी कि इसका मतलब जो पीछे हम पढ़ते आ रहे थे, जो पब्लिक नहीं थी वो एक्चुअली क्या थी, वो प्राइवेट थी, लेकिन हमने उसको यही बताना पेपर के अंदर कि ये कंपनी पब्लिक नहीं है। तो बेटा उसके बाद नेक्स्ट है नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसने डेफिनेशन दे रखी, हम पढ़ लेंगे उसको। अच्छा बात करता, अगर मैं वैसे किताब को नई किताब के लिहाज से भी चीज़ों को करके लेके आता हूँ मैं शायद सारा कुछ, लेकिन अगर कभी कोई खुदा ना खासा कोई स्लाइड में कोई कमी बेशी हो, आपको लगे सर नहीं सर ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो मुझे फौरन बताना आप लोगों को। उसको पढ़ते नहीं जाना लगता है जो सर बता रहे हैं वो सही होगा, किताब में कोई कमी बेशी हुई होगी, ना ना। हम आई कैप की किताब पढ़ रहे हैं, अगर मेरी मेरी यहाँ पे स्लाइड आई कैप की किताब से कहीं पे मैच ना कर रही हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्लाइड गलत है, किताब सही है। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि अभी टैक्स रेट चेंज सारा कुछ चेंज हुआ हुआ है। मैं आज चेंज लेकर आया हूँ, चेंज करके लेके, लेकिन हो सकता है कोई और लाइन भी चेंज हुई हो।
मेन तो टैक्स रेट ही चेंज होते हैं मेनली। ले बेटा, टाइम जरा कम है मेरे बच्चे, इसलिए डेफिनेशन इंशाल्लाह कल ही कर लेंगे। आज जरा आओ, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि उसके ऊपर टाइम लग जाना। यहाँ पे आज किताब में ही है, मिल गया होगा कहीं पे। ले बेटा, हम टैक्स लायबिलिटी को डिटरमिन करने जा रहे हैं कि सर टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे किया करेंगे, क्योंकि हम अगले चैप्टर में जाना है और वहां पे ये चीज पढ़ेंगे तो आगे हमें पता चलेगा कि लायबिलिटी हमने कैसे कैलकुलेट किया करनी है सर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के अंदर कि किसी बंदे की टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमिन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है। तो बेटा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इस किताब के अंदर कैफ टू के अंदर हम इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल्स के लिहाज से मेरे बच्चे देखेंगे, यहाँ पे कंपनीज के मामला को हम नहीं देख रहे, इंडिविजुअल्स को देखेंगे या थोड़ा सा मामला एओपी का हो, लेकिन कंपनीज की टैक्सेशन नहीं। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो मेरे बच्चे हम बचपन में देख के आए हैं कि इंडिविजुअल्स के लिहाज से अगर कोई बंदा, कोई मिस्टर ए है, ये कहाँ कहाँ से इनकम कमा सकता है। तो मेरे बच्चे याद करें, हमने डिस्कस किया था इसकी कहाँ से इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम सैलरी। मान ले मेरे बच्चे ये मिस्टर ए सीएफई में काम करता है और इसकी 60,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं इसकी सैलरी कितनी बनती होगी। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना बना मेरे बच्चे देखो, 7,20,000। ऐसे मेरे बच्चे ये देखेंगे इसका तरीकाकार, इसको कैसे चीजों को, फिगर्स को कैलकुलेट किया करें। उसका यही हुआ करेगा, जो कैलकुलेशन हुआ करेंगे ये मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई प्लस माइनस, वैसे ही हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया करेंगे। खैर, तो बेटा उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस बंदे का मेरे बच्चे कारोबार भी है और वहां से उसने इस साल में कमाया, अज्यूम कर लो 4 लाख रुपए, और इसका बिजनेस के ऊपर खर्चा, ताकि वो डिडक्शन भी हम भूले ना, बस ये मकसद है। इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने के ऊपर मेरे बच्चे खर्चा भी हुआ हुआ है, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है इसका। इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस से कितना कमाया, 4 लाख रुपया, और इसका 1 लाख रुपए का खर्चा भी है, तो मेरे बच्चे कितना आएगा इसका, 3 लाख रुपए। बड़ा उसके बाद इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है। इसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मेरे बच्चे कमाया 3,50,000, और इसका 50,000 का खर्चा भी है, 3 लाख। उसके बाद मेरे बच्चे इसने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कमाया मेरे बच्चे 4,80,000, और इसका 80,000 खर्चा भी है। उसके बाद मेरे बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इसने कमाया 3,70,000, और इसका 1,70,000 खर्चा भी है, तो 2 लाख रुपया ये आ। ले मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल्स की जब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया करेंगे, 5 ही हेड है हमारे पास, हम इन पांचों हेड्स की जो इनकम है उनको क्या किया करेंगे, उनको जमा कर दिया करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे चैप्टर 4 से ऑनवर्ड जो पढ़ने हैं, हमने ये 5 हेड ही पढ़ने हैं, यही सारा कुछ है। तो मेरे बच्चे अब बताएं जरा, इनको जमा करें, 19,20,000, ऐसे ही मेरे बच्चे 19,20,000, और ये इसका नाम क्या होगा, टोटल इनकम। इसी के ऊपर रेट लगाना है, टैक्स रेट, क्योंकि अब हम टैक्स रेट लगाना सीखेंगे मेरे बच्चे कि टैक्स रेट हमने किसके ऊपर लगाना है। बस इतना के दिमाग में रखना, वो जो टैक्स रेट अभी हम देखने जा रहे हैं, वो टैक्स रेट मेरे बच्चे अप्लाई हुआ करेंगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर। अब इसका मतलब है हमें इस इनकम से जाना है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, बाकी चीजें साइड पे रखो, इस बंदे ने इस साल में 20,000 रुपया जकात भी दे रखी है, ये इसकी जकात पे की है इसने। तो क्या करें मेरे बच्चे, क्या यहां से टोटल इनकम में से कुछ लेस करेंगे, उसका नाम क्या होगा, चाहे वो यहाँ पे लिखे ना, चाहे लफज पूरा लिखे डिडक्टेबल अलाउंस, आगे जकात मेंशन करके, तो मेरे बच्चे फिर इसको यहाँ पे 20,000 लेस कर दे। चाहे मेरे बच्चे खाली जकात भी कर दीजिएगा, क्योंकि उसको पता है कि जकात क्या है, वो डिडक्टेबल अलाउंस ही है। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, अब ये जो इनकम निकलेगी यहाँ पे 19 लाख, इसका नाम क्या होगा, टैक्सेबल इनकम। तो बेटा अब आएगा वो मामला जो हमने टैक्स रेट लगाने का। और टैक्स रेट जब लगाने के लिए मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, आपके सामने यहाँ पे 2 टेबल नजर आएंगे, 2 टेबल नजर आ रहे होंगे मेरे बच्चों, हैं आपके सामने। देखे मेरा टेबल आपके टेबल के साथ मैच ही करता है ना।
यानी कि 5%, 6 लाख, 48, 35, ऐसे ही है कुछ। और 6 ही स्लैब है, 6 ही स्लैब है। इसी तरह जो मेरे बच्चे टैक्स रेट फॉर नॉन सैलड, ये भी 6 ही है। मेरा ख्याल है ये कहीं गलती तो नहीं होगी मुझसे, मैं अपडेट ना किया हो ये। मैंने तो अपनी तरफ से अपडेट किया। अच्छा, ठीक हो गया, पक्की बात, सारे एग्री। लो बेटा, अब आप देखेंगे यहाँ पे दो स्लैब, ये दो दो टेबल दे रखे हैं, उसमें डिफरेंट स्लैब रेट्स। एक एक का नाम लिखा हुआ है मेरे बच्चे, टैक्स रेट्स फॉर सैलड। सैलड लफ्ज सैलरीड है, तो मैं तो जल्दी में बोलने में सैलड बोल दूं, इसमें मतलब सैलरी वाला बंदा। ये ना हो कि सर कोई सलाह सलूत की बात कर रहे हैं। तो टैक्स रेट, क्योंकि हमें भी यही दिक्कत हुआ करती जब हमारे सर हमें पढ़ाया करते थे, तो सैलड सैलड क्या कर रहे हैं सर, कौन सा सैलड। लेकिन बाद में पता चला सैलरी वाले बंदे को सैलड बोल रहे हैं, जल्दी में यही बोला जाता। आप लिख के देखिएगा, SALARID, इस बंदे की बात कर रहे हैं, सैलड पर्सन की। तो सैलड पर्सन की जब बात करेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना मेरे से। अब सैलरीड सैलरीड पर्सन बोलेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। वापस आओ। तो दो तरह के मेरे बच्चे टेबल हैं, एक है तनख्वाहदार बंदे के लिए, सैलरी पर्सन के लिए, और एक है नॉन सैलरी के लिए, यानी कि एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन, ऐसे ही। लेकिन ये वेजिटेरियन है और ये नॉन वेजिटेरियन है, नॉन सैलरी, लेकिन फिर भी वापस है। नहीं बेटा, ये रेट कब अप्लाई होंगे और नॉन सैलरी वाले कब अप्लाई होंगे, ये हमने सीखना मेरे बच्चे। इसका तरीकाकार क्या हुआ करेगा, मेरे बच्चे क्या किया करेंगे, इसको ये सीधी इनकम जैसे अभी हमने कैलकुलेट की है, ये टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले तो हमने सारे हेड्स को कैलकुलेट कर करवा के इस टैक्सेबल इनकम में पहुंचा करना है। फिर हमने क्या किया करना है, इस टैक्सेबल इनकम का 75% लिया करेंगे। ये जो टैक्सेबल इनकम हमने निकाली है, यहां पे लिख कर नहीं कहीं पे करना इसको, ये आपके कैलकुलेटर पे ही होना चाहिए बस, है, उसको लिख कर नहीं कहीं पे बताना। अपनी वर्किंग कोई करना चाहे कहीं पे जाके कर लो, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये देखो मैं इस तरह करके डिसाइड कर रहा हूं टेबल कौन सा लगाना है। ये सिर्फ आपकी अपनी दिमाग में वर्किंग होगी, आपके कैलकुलेटर के अंदर वर्किंग होगी। आपने क्या किया करना है, इसका 75% ले, इसका 70% ले, 75% ले, कितना निकला, 14,25,000। ये इसका मेरे बच्चे क्या निकला, 75%। अब इस 75% को सीधा जाके सैलरी से कंपेयर करना है। अगर तो ये जो टैक्सेबल इनकम है इसके 75% से सैलरी ज्यादा हो तो फिर सैलरी वाले रेट्स, टैक्सेबल को करना है या टैक्सेबल टोटल को नहीं, टैक्सेबल। जो टैक्सेबल इनकम है उसका 75% लिया, 75% को जाके सीधा किसे कंपेयर किया आपने, सैलरी के साथ। अगर तो हमारे 14,25,000 से सैलरी बढ़ जाती तो फिर मेरे बच्चे सैलरी वाले रेट्स। लेकिन अगर 14,25,000 के बराबर यहां पे सैलरी की अमाउंट भी 14,25,000 ही आ रही होती, या जैसे यहां पे कम है 75% से, यहां पे सैलरी बराबर है या कम है, कम है 75%, कितना, 14,25,000, सैलरी हमारी कम है। चाहे 14,25,000 ही सैलरी होती, बराबर बराबर होती, तो फिर मेरे बच्चे नॉन सैलरी वाले, यानी कि सैलरी जो हमने वो लगाना टेबल, वो उस वक्त लगाना है जब हमारी टैक्सेबल इनकम के 75% से सैलरी बढ़ जाए। याद रखोगे इस बात को। तो हमने कौन सा टेबल रेट देखा करने हैं, सैलरी वाले। लेकिन अगर बराबर हो 75% के या उससे कम हो तो फिर हमने नॉन सैलरी वाले, यानी कि समझ लो हम सैलरी वाला बंदा जो कई हद से इनकम कमा रहा होगा, एक बंदा उसकी है ही सैलरी, फिर नहीं आपने ये देखना कि सैलरी वाले नॉन सैलरी वाले, फिर तो सैलरी वाले देखेंगे ना मेरे बच्चे उसमें। रौला तो ये है कि जब एक बंदा एक से ज्यादा हेड से इनकम कमा रहा हो, जब एक से ज्यादा हेड से इनकम कमा रहा हो तो फिर तो मेरे बच्चे हम देखेंगे कि अब ये बंदा सैलरी भी कमा रहा है, बाकी इनकम भी कमा रहा है। अब वो बंदा सैलरी भी कमा रहा हो, बाकी इनकम भी कमा रहा हो, अब फिर हमें दिक्कत होनी चाहिए कि भाई कौन सा टेबल इस्तेमाल करना है। या मान लो कि एक बंदे की सैलरी है ही नहीं, तो फिर भी हमें देखने की जरूरत को नहीं, फिर हम कौन सा लगाएंगे, नॉन सैलरी वाला। देखो सैलरी है ही सिर्फ सैलरी, बाकी कुछ भी नहीं, सैलरी वाला। सैलरी नहीं है, बाकी है, नॉन सैलरी वाला। लेकिन मेरे बच्चे अगर सैलरी और बाकी भी हो, दिक्कत तो तब है, और होने ज्यादा ये 99% तो यही होना है। ये तो बड़ा रेयर होगा, अल्लाह माफ करे कि उसने सिर्फ सैलरी दे दी हो, आपको कमाल नहीं हो जाएगा, चैप्टर 5 में से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। लेकिन अभी भी तकरीबन कोई 40 to 50% जो पोर्शन आता है न्यूमेरिकल का, कोई जो 18 से 25 नंबर का आता है,
उसमें से जो समझ लो कि 40-50% तक का एरिया वो सैलरी का ही होता है चैप्टर 5 का। लेकिन बहरहाल दोबारा जरा थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें मेरे बच्चे, अभी हमने यही सीख के जाना है आज कि हमने डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को डिटर्मिन कैसे करेंगे। हम एक तो हमें पता चल गया कि सर किसी भी बंदे की जो इनकम है वो 5 हेड से हो सकती है। अब अगली बात सर, जब हमने हेड से सारी इनकम इकट्ठी की तो आपने कहा कि टोटल इनकम निकली। टोटल इनकम में से सर हमने डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर दिया तो सर टैक्सेबल इनकम आ गई। सर अब इसके ऊपर रेट भी तो लगाना है, तो रेट कौन सा लगाएं? हमने कहा कि रेट्स वो 2 टेबल दे रखे हैं इन्होंने। आपने कहा कि सर 2 टेबल तो दे रखे हैं, इनमें से हम कौन सा टेबल इस्तेमाल करें? हमने कहा कि आप देखो क्या सैलरी खाली कमा रहे हो, कुछ और तो नहीं? हमने कहा कि नहीं, तो सैलरी वाले यूज कर लो। हमने कहा कि आप सैलरी तो नहीं कमा रहे, बाकी है कुछ? हमने कहा नहीं सर मैं नौकरी नहीं कर रहा, बाकी ही है, तो नॉन सैलरी वाले लगा लो। फिर अगर ये हुआ कि सैलरी भी है और बाकी हेड से भी, किसी भी एक हेड से भी इनकम हो, किसी 5 है टोटल, बार बार याद रखना 6 नहीं है हमारे सिलेबस, सिर्फ 5 ही है, तो सर सैलरी भी हो और बाकी 4 में से कोई भी हेड हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर दो सारे हेड्स को इकट्ठा करोगे आप जो भी हो, उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी उसका 75% है। उस 75% को आपने कंपेयर करना है मेरे बच्चे सैलरी के साथ। अगर सैलरी इसका 75% से बढ़ जाए, यानी कि आपने 75% इसका लिया और सैलरी कहते लेकर आओ मैं इससे भी तगड़ी, ऐसे ही ना, मैं सोचना भी तो है ना किसको क्या करना है। हर बंदे का बताने का अपना अंदाज है, कोई फार्मूला बताएगा ये करो वो, सादा रखो उसको, क्योंकि लिख के तो हमें बताना नहीं काम वहां पे पेपर के अंदर, ये सिर्फ हमने दिमाग में ये सोचना है या कैलकुलेटर के अंदर करना है। तो हमने क्या करना है, टैक्सेबल का 75% हो और इसको लेकर जाओ, उस 75% को लेकर जाओ सैलरी की तरफ। तो सैलरी कह रही है रौला ही कौन नहीं, मैं क्या हूं, इससे तगड़ी हूं। तो फिर हम कहेंगे ठीक है तू तगड़ी है, हम तेरे वाला रेट ही लगाएंगे यहाँ। लेकिन मान लो कि यहां से कितना जा रहा है, 14,25,000 और सैलरी की औकात ही क्या है? हाँ, हम कहेंगे देख 14-25 आ गए, वो कहते मैं माड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम नॉन सैलरी वाले रेट लगाएंगे। बस ये देख रहे हैं 75% से सैलरी ऊपर हो, अगर बराबर बराबर आ जाए तो फिर नॉन सैलरी जीत जाएगा। याद रखोगे इस बात, थोड़ा बहुत बाकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें पता चलेगा है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा पता चल ले बेटा। पहले तो जरा इन दो टेबल्स के जरा असूल पढ़िएगा। कहता है कि टैक्स रेट फॉर सैलरी इंडिविजुअल कब इस्तेमाल होंगे? व्हेन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी की इनकम एक्सीड कर जाए 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम से। यानी कि सैलरी टैक्सेबल इनकम का 75% लेके आ रहे थे, सैलरी निकाल के ले आओ, इसकी औकात ही क्या है, मैं इससे ज्यादा हूं, तो कौन सा रेट लगाएंगे? सैलरी वाले। लेकिन अगर देखो एक्सीड का लफज है यहां पे, बराबर का नहीं, इक्वल आर एक्सीड। अगर इक्वल आर एक्सीड का लफज होता तो फिर मेरे बच्चे हमने क्या करना, सैलरी वाले। अगर इक्वल भी आ जाता फिर हमने सैलरी। लेकिन उसने क्या बोला, अगर 75% से सैलरी इंक्रीज होगी, एक्सीड करेगी तो सैलरी वाले, अगर बराबर हो या कम हो तो नॉन सैलरी। याद रखोगे, द रेट्स ऑफ टैक्स टू बी अप्लाइड शैल बी एज सेट ऑन इन द फॉलोइंग टेबल। आप दूसरा देखो, दूसरे का तो यहाँ पे उसने वैसे ही सादी सी बात, अगर वो नहीं लग रहा तो कौन सा लग रहा? नॉन सैलरी वाले। मुश्किल बात तो नहीं मेरे बच्चे। आप जरा मुझे यहाँ पे बताएं, हमारे इस सिनेरियो के अंदर सैलड वाला या नॉन सैलड, सैलड या नॉन सैलड? क्योंकि टैक्सेबल इनकम का 75% से सैलरी कम होगी, इससे बढ़ती तो हमने सैलरी वाला रेट लगाना। ऐसे मान लो कि यहाँ पे सैलरी होती मेरे बच्चे 15 लाख, हम टोटल नहीं कर रहे उसको, हम यहाँ पे वैसे कह रहे हैं ये निकाल के लेके आते हैं आप टैक्सेबल इनकम का, उसका 14,25,000 बनता, लेकिन सैलरी सामने खड़ी होती 15 लाख, तो फिर ये 1 रुपया भी बढ़ जाता, लेकिन बिल्कुल बराबर आ गई, तो फिर भी नॉन सैलरी। अब मेरे बच्चे अगली बात आएगी, सर सैलरी है कितनी वाला, ये यानी कि इनकम है कितनी, टैक्सेबल इनकम 19 लाख। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर निकाल रहे होंगे ग्रॉस टैक्स। अब ग्रॉस टैक्स मेरे बच्चे हम क्या निकालेंगे, ए 19 लाख मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से। अब सैलड वाले रेट की तरफ जाए, टेबल की तरफ, या नॉन सैलड? नॉन सैलड, तो जाओ मेरे बच्चे नॉन सैलड। आपकी इनकम कितनी है, 19 लाख। देखो 19 लाख की इनकम नॉन सैलड वाले किस स्लैब रेट में जा रही है? पहली इनकम मेरे बच्चे जहां पे 6 लाख से ना बढ़े, यानी कि इसका मतलब पाकिस्तान में जिस बंदे की सैलरी इनकम 6 लाख से नहीं बढ़ रही, उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा 0%। एग्जाम नहीं बोल रहा, 0% का मतलब लग रहा है उसके ऊपर टैक्स, लेकिन है 0%। इसको हमारे टैक्स के अंदर एग्जाम नहीं बोलते 0%, इसके माइनिंग होते हैं, इसका मतलब टैक्स रेट है 0%। है, फर्क पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ता है इसे बिल्कुल। आगे हम जब पढ़ेंगे ना सेल टैक्स के अंदर,
सेल टैक्स में बड़ी सारी चीजें होंगी जिनके ऊपर 0% टैक्स लगेगा, है ऐसी होंगी जो एग्जेम्प्ट होंगी। यहाँ पे टैक्स वाले एग्जेम्प्ट को एग्जेम्प्ट कहते हैं, 0% के नजदीक उनका मतलब टैक्सेबल है। बस टैक्स कितना ले रहे हैं, 0% है टैक्सेबल। क्योंकि जो एग्जेम्प्ट होगी उनके साथ कुछ और सलूक किए जाते हैं, कुछ और भी, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। इसका मतलब आपने इसको कभी भी ये नहीं कहना, किसी बंदे को बंदा पूछे अच्छा बता मेरी 5 लाख सैलरी है तो मेरी इनकम का क्या है, और नहीं कुछ कमा रहा, आप उसको ये नहीं बोलेंगे आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, आप बोलेंगे आपको 0% टैक्स पे करना है। बात समझ आ रही है कुछ? ले बेटा, अगर किसी बंदे की इनकम 6 लाख से एक्सीड कर जाए, देखो 6 लाख तक तो 0% है, 6 लाख से एक्सीड कर गई बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, यानी कि 12 लाख तक हो, 6 लाख से बढ़ जाए, 6 लाख 1 रुपया से लेके 12 लाख तक, तो मेरे बच्चे 15% उस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन किसका, लाख से बढ़ा है। मान लो एक बंदे की जो इस साल टैक्सेबल इनकम आई है, ये टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है मेरे बच्चे, याद रखना, ये टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, टोटल की नहीं बात हो रही। टैक्सेबल एक बंदे की जो टैक्सेबल इनकम है वो 11 लाख, वो है 11 लाख। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, जो 15% रेट लगाना, वो पूरे 11 लाख पे लगाओगे या 6 लाख पे लगाओगे या 5 लाख पे लगाओगे? 5 लाख। अब क्या क्या है, कहता है जो 6 लाख से इंक्रीज कर गया है, जितना बढ़ गया है 6 लाख से, उसके ऊपर 15% लगा। 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीड ₹6 लाख। पता नहीं ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सारे पे नहीं लगाना, 6 लाख तक तो 0% है, 6 लाख से बढ़ गई हमने कहा 5 लाख बढ़ी है सर, है? तो उसके ऊपर क्या करो, क्योंकि आ तो दूसरे स्लैब में टोटल इनकम तो दूसरे टैक्सेबल तो यहाँ पे आ गई ना। लेकिन हमने कहा कि सर अब 15% रेट बनता है, क्या सारे पे लगा दें? उसने कहा कि नहीं, 6 लाख से जो बढ़ गई है उतनी अमाउंट के ऊपर आप क्या कर दें, 15% टैक्स लगा दें। अब हमारी कितनी है वाला अमाउंट, 15 लाख, तो 15 लाख दूसरे स्लैब में आएगा, तीसरे स्लैब में आएगा? तीसरे में आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 15 लाख। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे आप, तीसरे स्लैब में जब आएंगे है 15 लाख, 90,000 फिक्स हो गया। अब ये तो पे करना ही करना है, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो कहते हैं हम जब तीसरे स्लैब में गए 15 लाख 19 लाख रुपया लेके, और अल्लाह के बंदो बताओ, तो मैं, आप बोल रहे थे लेकिन मैंने गौर नहीं किया, कोई और बोला ही नहीं, वापस आ गए हमें यहाँ पे चौथे स्लैब में, क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 19 लाख। अब मेरे बच्चे 19 लाख में देखो, कहता है कि वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 16 लाख बट डज नॉट एक्सीड 32 लाख। अब 16 लाख से तो हम बढ़ गए 32 लाख के दरमियान, इसका मतलब इस स्लैब में रुकेंगे। अब इस स्लैब में जब रुकेंगे, अब कैसे पता कितना होगा मेरे बच्चे, हमने कहा ना ग्रॉस टैक्स निकालना है। अब ग्रॉस टैक्स मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 170 ऐड कर दो, सीधा सीधे। आपको लग रहा होगा सर ये तो मौजे हैं, फिर पीछे वाला तो माफ हो गया है, यहाँ पे एक्सीड आपने बोला था 16 लाख से एक्सीड, तो 16 लाख से नीचे तो फिर जीरो हो गया। नहीं नहीं, उसका उन्होंने पकड़ के 170 ऐड कर दिया सीधा सीधा, 170, ये बेसिक बन गया, ये भी तो देने देना आता है, ये तो है ही है। उसके बाद प्लस कितना, 30% किसका, ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। 16 लाख है ना, वैसे मैं कह रहा हूँ 16 लाख से जो एक्सीड हुआ उसका कितना, 30%। हमारा कितना, 16 लाख से एक्सीड कर रहा है, हमारी तो 15 लाख है ना, 19, सॉरी सॉरी, माधव, 19 लाख है। मैं अमाउंट सामने नहीं है ना, इसलिए माधव आप बच्चे थोड़ा तेज हो, मैं बुजुर्ग बंदा हूँ। हमारी जो टैक्सेबल इनकम 19 लाख है, तो मेरे बच्चे कितना होगा, 16 17 18 19, 3 लाख। 3 लाख का कितना लेना है, 3 लाख का 30%, तो निकालो मेरे बच्चे, 170 प्लस 3 लाख का 30% कितना निकला, 90, लाख का टोटल कितना निकला, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी, बस सही निकाल के देना उसको आप, जो आपका मन करे मेरे बच्चे, हर बंदे का अपना अपना हिसाब का, जैसे करना है बस आपने उसको सही अमाउंट से निकाल के देनी। और जितनी वर्किंग उसको करते हुए आप दिखाएंगे मैं ये कर रहा हूँ, उतना ही उसको पता समझ आ रहा होगा, क्योंकि यही देखना उसका टैक्स आ रहा है कि नहीं आपको, तो उतना ही फायदा। ये तो नहीं कि कहीं तो उसे अमाउंट लेकर सीधी उठा के यहाँ पे ऐड कर दी, साथ वाले से देख के, इतना मार्जिन तो होता है हमारे पास, थोड़ा बहुत दिख सकता है वहां पे पेपर, जुड़े तो होते हैं हम एक दूसरे के साथ। अगला बंदा उसका जो टेबल है
वो उसके साथ बैठा होता है, बढ़ के हिला रहा होता है, यार तू थोड़ा सा आगाह हो जा। हमारे साथ तो ऐसे ही होता था, पता नहीं है, क्योंकि इतनी कंजस्टेड जगह होती थी वो। अगरचे ये बंदा थोड़ा सा दूर होता था, लेकिन ये बाकी सब जुड़ के बैठे होते। और बात का तो एक बंदे को बैठने के लिए कुर्सी की भी उसकी प्रॉपर जगह नहीं होती। शायद अभी भी ऐसा ही, बल्कि आप लोग तो अभी नए नए हो ना, ये फिजिकली जाकर पेपर नहीं ना दिया आप लोगों ने। अच्छा, तो ये वाला बंदा बिल्कुल आपकी पहुंच में, ये जो आगे है, ये आपके, अगर आपका सीएनएन इकट्ठा है तो मुबारक है। लेकिन क्या मजाल वहां पे सीए का बच्चा किसी से बात भी करता हो, चाहे वो जितना मर्जी उसका सगा हो, वो अलग मामला है, कोई रिस्क नहीं लेता वहां पे। बथेरा ये कर रहा होगा, बल्कि उसको कहेगा और अच्छे तरीके से कर। मुड़ के नहीं देखना मैंने। ये भूल जा तू। हैं? ले बेटा। तो हमने क्या डिस्कस किया कि इसके ऊपर मेरे बच्चे ग्रॉस टैक्स हमने निकाला। हमने कहा कि बेसिक कितना निकला था बोला, 90,000, 170। उसके बाद हमने कहा कि 30% ऑफ 3 लाख, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। तो इसको सारा कर करवा के हमारा टोटल टैक्स कितना निकला, 260। ये हमारा ग्रॉस टैक्स निकला। आगे हमने डिस्कस किया था दो और चीजें भी होती हैं, एक टैक्स क्रेडिट, इसमें से मजीद कुछ लेस करने की भी इजाजत होती है। टैक्स क्रेडिट ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी को, ये जो हमारा निकलेगा ग्रॉस टैक्स इस तरह कह लो, ये हमारे ग्रॉस टैक्स को कम किया करेंगे, टैक्स जो क्रेडिट्स हुआ करेंगे। ये भी पढ़ेंगे इसको जाके। और उसके बाद जब चलो मान लो हमारा टैक्स क्रेडिट है, पढ़ेंगे इसका पूरा चैप्टर है। टैक्स क्रेडिट आया हमारा 60,000, हम यहाँ से लेस कर देंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हमारा क्या आ जाएगा, हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। उसको बोला करेंगे टैक्स लाइबिलिटी, समझाने की भी बातें कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ना है सारा कुछ जो भी है। तो 2 लाख इस टैक्स लाइबिलिटी में हमने कहा कि टैक्स वालों को, सर आपके पास हमारा 60,000 पहले भी आया हुआ, वो कहेंगे इसको लेस कर लो। तो वो हम लेस करेंगे, फिर वो आएगा हमारा टैक्स पेबल या रिफंडेबल या जीरो जो भी है। याद रखोगे, बस समझाने की वैसे बात। अब अभी बस इतना दिमाग में रखो, इसको गोली मारो, ये कभी था ही नहीं दुनिया को। तो ये आपका क्या निकला, ये टैक्स निकला है आपका, मुश्किल बात तो नहीं। ये पता चल गया कि हमने टेबल को कैसे यूज करना है। चलें बताएं जरा। लो बेटा, एक बंदा है मिस्टर ए। अब वो पूछा करेगा आपसे इसका क्या कैलकुलेट करके देना है आप, ये भी सीखेंगे। अगर वो कहता है सर टैक्सेबल इनकम बता दो, तो खाली टैक्सेबल इनकम लिख दो। अगर वो कहे कि इसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी बता दो, तो हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी भी लिख दो। इस तरह करके अल्फाज होंगे, अपने अपनी तरफ से जो मर्जी ऐड कर दिया करेंगे। बाकी हमें पता चल जाएगा, उसको मजीद गौर से भी देख लेंगे उसका, जब हम क्वेश्चन बैंक करेंगे। तो ये हो गया। और मेरे बच्चे यहाँ पे नीचे हम लिखा करेंगे फॉर द टैक्स ईयर 2000, चलो 2024, यही है ना। उसकी जो टैक्सेबल इनकम या टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, किसी साल के लिए हुआ करेगी। है ये एक उसका, मान लो कि ये उसका हेड है, जो चीज आपने जब प्रेजेंट करना है किसी न्यूमेरिकल सॉल्व किया करेंगे, तो इस तरह करके उसको किया करेंगे। तो बंदे का नाम लिखा, उसके बाद जो उसने पूछा है टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी लिख दिया बस उसके। बाकी तो सारी चीजें आ ही जाएंगी बीच में वैसे भी। टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करते हैं उसमें टैक्सेबल इनकम भी आ जाती है, बाकी चीजें भी आ जाती है, वैसे अगर हम गए तो उसका क्या लिखेंगे, टैक्सेबल इनकम या टैक्स लायबिलिटी, जो उसने पूछा है, जो मेन आखिरी जो सबसे मेन चीज है वो लाजमी लिखें। अगर वो एक आधी चीज ही पूछिए, दो चीजें पूछिए, उसको ऐसे लिख लें, तभी कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम लाजमी लिखेंगे फॉर द टैक्स ईयर 2000 जो भी है, जो हमारा टैक्स ईयर है। अब मान लें ये जो मिस्टर ए है मेरे बच्चे, इसकी जो सैलरी इनकम है, जो सैलरी इनकम है वो है मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो इसकी 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है। ज्यादा तो नहीं, आप इंशाल्लाह आप लोगों का ये आपके एक दिन का भी इतना नहीं होना है इंशाल्लाह। ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं नहीं, इंशाल्लाह देखना। कितना हो गया मेरे बच्चे, 24 लाख। उसके बाद इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो, मैं बाकी वो अभी डिडक्शंस की बात नहीं कर रहा, बस सीधा सीधा लिख रहा हूँ। इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है मेरे बच्चे 1 लाख रुपए। इसकी प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई मेरे बच्चे 3 लाख कर लो। लेकिन मेरे बच्चे अभी दो कम रखना है, थोड़ा थोड़ा सा हमने, 2 लाख कर लो इसको। और कैपिटल गेन, ये पूरा पूरा लिखा करना है, ये तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करनी है हमने पूरा पूरा लिखें उसको। कैपिटल गेन मेरे बच्चे यहाँ पे हम 50,000 कर लो उसको। अदर सोर्स इनकम जो है हमारे मेरे बच्चे, उसको 80,000 कर लो। खराब करेंगे ना हम आपकी कैलकुलेशन, 1 लाख चलो 50,000 ही कर लो मेरे बच्चे, कम ही हो, क्योंकि कम रखना है मेरे बच्चे।
मेन मकसद तो, नहीं तो 2-3 सवाल करने पड़ जाएंगे फिर। और हम जा रहे हैं जल्दी से, हम किसकी तरफ चले जाएं, वो टेबल की तरफ, सैलरी वाले उस टेबल की तरफ चले। ले बेटा ये जमा कर दो, इसको क्या निकलेगा, टोटल इनकम कितनी निकली, 28 लाख पूरा। तो बेटा इसमें से लेस हमने क्या करना है, लेस बताएंगे उसको जक़ात। अज्यूम कर लो डिडक्टेबल अलाउंस, सारी बात है, वो है मेरे बच्चे 50,000। तो टैक्स से अच्छा नहीं, अगर जक़ात है ही कुछ नहीं, तो चाहे उसके पास देखो, आपके पास ऑप्शन है, चाहे इसी को फिर आप क्या कह रहे हैं, आप इसको टैक्सेबल इनकम कह रहे हैं। लेकिन फिर हम करते क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस लिख के आगे क्या करेंगे, आगे एक जस्ट एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, सो कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या निकला है, ये 28 लाख, मान लो कि है ही नहीं ज़कात, कुछ भी नहीं इसमें, इसका डिडक्टेबल अलाउंस है ही नहीं, तो 28 लाख इसका क्या निकला है, ये मेरे बच्चे टैक्सेबल इनकम। ऐसे 28 लाख इसकी टैक्सेबल इनकम। नो बेटा, अब आपने दिमाग में सोचा होगा, इसका 75% लिया होगा 21 लाख, और उसको जाके आपने देखा होगा सैलरी के साथ कंपेयर किया होगा, क्या सैलरी ज्यादा है, तो सैलरी वाले रेट या नॉन सैलरी वाले, सैलरी वाले रेट, क्योंकि यहाँ पे सैलरी कहेगी और वाले को नहीं, जीत गई मैं, है तुम 75% लेकर आए थे पलवान अपना, ये देखो मैं सामने, मैं तगड़े हूँ इससे भी, तो इसका मतलब कौन जीत गया, सैलरी। तो सैलरी वाले रेट मेरे बच्चे आप जरा देखो, सैलरी 28 लाख है ना। अच्छा ये ना हो कि वहां पे वो गलती करते हैं और सैलरी देखना शुरू करते हैं, जाके इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं 24 लाख, टैक्सेबल इनकम को उठा के लेके जाना वहां, तो 24 लाख 28 लाख है, ऐसे ही ना। तो किस स्लैब में जा रहा होगा, फोर्थ स्लैब, क्योंकि ये कहां से था, 22 लाख से 32 लाख, तो हम कहां पे हैं, 28 लाख, ऐसे ही। तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ पे टैक्स बनेगा मेरे बच्चे, वो कैसे निकलेगा, एक तो 1,80,000 सीधा सीधा ही आ गया, जो वहां पे हमने बताया ना, ये तो वैसे कैलकुलेट करने के लिए उससे नीचे कर रहे होंगे ये बात, ये उसके बिल्कुल नीचे ये चीज हम ऐड कर रहे होंगे। तो 1,80,000 प्लस क्या करेंगे, 25% ऑफ, पक्की बात, 22 से जो एक्सीड कर रहा हो, तो 6 ही है ना, 28 है ना, ठीक हो गया। तो करो मेरे बच्चे, 330, ये कह रहे हो, 50 का भी लफ्ज आया बीच में, मैंने 330 लिखा, बेशर्मो, यही है, 30 ही है, 50 तो नहीं है, ठीक हो गया। तो बेटा ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकल आई। अगर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे इसको। तो बेटा किस तरह टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन करते हैं, क्या हमें थोड़ा बहुत पता चल गया। हम क्या क्या करेंगे, बस सिंपली हम देखेंगे कि पांचों हेड से इनकम इकट्ठी कर ली, जब पांचों हेड से हमने इनकम इकट्ठी की, हमने कहा ये टोटल इनकम आ गई, इसमें से हम लेस किया करेंगे उसकी डिडक्टेबल अलाउंस अगर है, तब उसको लेस किया तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आई, टैक्सेबल इनकम का 75% हम सोचा करेंगे और उसको जाके कंपेयर किया करेंगे सैलरी के साथ। अगर तो 75% से ज्यादा हुई सैलरी तो सैलरी, और अगर सैलरी कम हुई या सैलरी के बराबर हुआ, नॉन सैलरी वाले रेट्स। तो मेरे अच्छे रेट्स के लिहाज से ये चीज आज हमने एक हल्की सी प्रैक्टिस की है। अब वैसे तो आपको मेरे बच्चे वो चीजें दी जा सकती थी बच्चों वाली, आपको मैं छोटे छोटे सवाल आपको सेंड कर दूं और आप क्या करें, बैठ के उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन बैंक है किसी के पास हार्ड फॉर्म में, है? लेकिन मैंने आपको बताया था कि कितने का आ जाएगा उसका प्रिंट, चंद 100 का ही होगा ना, चंद हजार का तो नहीं होगा, ये तो ना बोलो चलो 1100 लगा लो, है? लेकिन कोशिश करो उसको भी हार्ड फॉर्म में रख लो, फायदा हो क्वेश्चन बैंक को। देखो पेपर पास करना है मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूँ 28 अप्रैल को दिमाग में रखा करो, उस दिन इसी तरह मिठाइयां बांट रहे हो आप, जैसे अभी ये बच्चा बांट रहा था, है? बड़ापन है आप। ले बेटा, अच्छा ये देखिएगा, अभी वैसे ये समझाने के लिए उसने वो दे रखा है ना, हमने क्या किया होगा, ये सारा कुछ पहले हमने टोटल इनकम निकाली होगी यहाँ पे, वैसे ही समझो, हमने एक टोटल इनकम निकाली होगी, टोटल इनकम में से लेस हमने क्या किया होगा, डिडक्टेबल अलाउंस, उसको लेस करने के बाद हमारे पास क्या हुआ होगा, टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर जब हमने रेट लगाया होगा क्या निकला होगा, ग्रॉस टैक्स, ऐसे ना मेरे बच्चे। और ग्रॉस टैक्स को भी कुछ चीजें कम करती हैं, टैक्स क्रेडिट्स, उसको कम किया तो मेरे बच्चे हमारे पास नेट टैक्स, और नेट टैक्स को भी कुछ चीज कम करती है, जो हमारा ऑलरेडी टैक्स पेड हो, मतलब एडवांस टैक्स वगैरह जो हमने पे कर रखा हो, तो फिर हमारे पास जो बचे वो हम कहते हैं ये टैक्स हमने पे करना है।
या रिफंडेबल हो, नेगेटिव में आ जाए तो रिफंडेबल, पॉजिटिव में हो तो पेबल, और अगर जीरो हो तो नील। इस तरह वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, ये चीज लिखी होगी। यहाँ तक अच्छे तरीके से जस्ट पढ़ के आइएगा। बाकी इंशाल्लाह अगर मेरा दिल किया तो मैं आपको एक अभी असाइनमेंट शेयर कर दूंगा हल्की सी। उसमें डिफरेंट तरह की अमाउंट्स होंगी, आपने क्या करना है, उनके जरा लगा लगा के उसके ऊपर जो टेबल्स हैं आपने टेक्स्ट कैलकुलेट कर करके उसको रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करके लेके आना। ठीक हो गया। अभी वो एक कुछ सवाल होंगे वो आपके साथ सिंपल शेयर कर दिए जाएंगे, सिंपल होंगे, अभी कॉम्प्लेक्स मामला तो है नहीं इस तरह का। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बेटा। कल जनवन इसका आखिरी दिन होगा इस चैप्टर नंबर 4 का। मतलब पूरा नहीं, हम खत्म करेंगे, बस जितना पढ़ना था हमने कल पढ़ लेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हमने इंशाल्लाह मंडे से अपना हेड स्टार्ट करने हैं, और कोशिश करेंगे